Good morning, children. I hope you all are enjoying this winter season, okay, and are safe in your homes. So please take care of yourself. Today we'll start chapter 40, that is India's freedom struggle. इस चैप्टर में हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया था ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल पाए, फ्रीडम मिल पाए. ठीक है, तो सी क्वेश्चन नंबर 1. What was the first world war of independence fought in 1857 called by British? जो पहला वॉर हुआ था आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई छेड़ी गई थी, शुरू की गई थी, उसको ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, उसको हम कौन सा क्या बोलते हैं? रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं या फिर सिपॉय म्यूटिनी? आंसर इज सिपॉय म्यूटिनी. इसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे उनको जब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारे देश के लिए ये जो फिरंगी हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, सही नहीं है, तो उन्होंने, सब लोगों ने एकजुट होकर एक आर्मी बनाई और उन्होंने एक वॉर स्टार्ट किया फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, जिनको हम सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? INC या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस किस ईयर में फॉर्म किया गया था? आंसर इज 1885. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच वायसरॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? बंगाल में जो पार्टीशन हुई थी, जो बंटवारा हुआ था, उसके लिए जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल कौन थे? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग? आंसर है लॉर्ड कर्जन, CURZON, कर्जन. क्वेश्चन नंबर 5. हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज? किन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म किया था, बनाया था? रास बिहारी बोस ने. ठीक है, RASH रास, BEHARI बिहारी, BOSE बोस. क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द प्लेज ऑफ स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस टेकन? ये जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये हमारे देश की आज़ादी के लिए फॉर्म किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि नहीं, अब हमारे देश को पूरी तरह आज़ाद कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है? तो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था. क्वेश्चन नंबर 7. What was Gandhiji's destination when he started his famous salt march from Sabarmati ashram with 79 followers to break the salt law in 1930? ऐसा एक उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया था गांधी जी ने. ठीक है, क्योंकि वो वॉयलेंस के खिलाफ थे. ठीक है, वो अहिंसा पे बिलीव नहीं करते थे, वो हिंसा पे विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि पीसफुली सारा काम हम अपने करके अपने देश को आज़ाद करा सकते, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही पीसफुल डांडी मार्च या फिर आप उसको कह लो सॉल्ट मार्च शुरू किया था. जब ब्रिटिशर्स ने नमक पे भी बैंड लगा दिया था, टैक्स वसूलना शुरू कर दिए थे. ठीक है, तो गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था ताकि वो उनके इस नियम को, इस लॉ को तोड़ पाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नमक पे सबका हक था, इसके लिए कोई परमिशन या बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट जाने के लिए सॉल्ट मार्च शुरू किया था, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन में है कि गांधी जी ने डांडी मार्च जो था, जिसमें कि वो पैदल चलकर, खुद ऑन फुट चलकर अपने आश्रम से 79 लोगों के साथ वो किस जगह तक गए थे? डांडी एक जगह का नाम है, वहाँ तक गए थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. विच फ्रीडम फाइटर वॉज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटायर गांधी? कौन से फ्रीडम फाइटर को हम फ्रंटायर गांधी भी बोलते हैं? आंसर इज खान अब्दुल गाफर. क्वेश्चन नंबर 9. Which incident of 1922 made Gandhi जी call off the civil disobedience movement? ऐसा कौन सा इंसिडेंट, घटना हुई थी 1922 में जिसको गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया था? तो दैट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, CHAURI चौरी, CHAURA चौरा. तो देखो, चौरी चौरा जगह का नाम है. वहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ लोग जो देश की आज़ादी चाहते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक क्या कहते हैं, एक हड़ताल की थी. ठीक है, एक मोर्चा निकाला था. तो इसमें
उन लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है ब्रिटिश पुलिस से, और वो क्या करते हैं, ओपन फायर कर देते हैं। तो जितने लोग वहाँ पर आए थे, जो कॉमन पीपल थे, जिनका कोई गलती नहीं थी, जिनके कोई कसूर नहीं थे, वो बस एक सिंपल सा एक डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। तो उनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं ब्रिटिश पुलिस, एंड वो सारे लोग इस फायरिंग में मर जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को सिविल डिसओबीडियंस, इस इंसिडेंट को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस इन अमृतसर? 1919। जालियांवाला बाग क्या होता है? जालियांवाला बाग जगह का नाम है। वहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड था जिसका सिर्फ एक ही एंट्री और एग्ज़िट था, मतलब एक ही रास्ता था जिससे लोग आ सकते थे और जा सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया था, ठीक है। वहाँ पे जब बहुत सारे लोग गए थे तो वो एग्ज़िट जो डोर था, जिससे जो इकलौता डोर था जिससे आने जाने का रास्ता था, उसको बंद करा दिया गया और उन सारे लोगों के ऊपर ओपन फायर करा दिया गया, जिसके वजह से बिना किसी गलती के ये सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। इसलिए इसको जालियांवाला बाग ट्रेजेडी बोला जाता है। और ये जालियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में, मतलब ईयर 1919 में हुआ था, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच सिटी वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी? इट वॉज बॉम्बे। बॉम्बे आप सब जानते हो, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं। तो बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था? इस मूवमेंट में लोग ब्रिटिशर्स को कह रहे थे कि यू क्विट इंडिया, मतलब हमारे इंडिया को छोड़कर चले जाओ, यू आर हैविंग नो वर्क हियर, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, लीव माई कंट्री। Now question number 12. Apart from West Punjab, Sindh, Northwest Frontier Province and Balochistan, which other territory remained outside India at the time of our independence? ये जो सारे देश हैं, सॉरी प्लेसेस हैं, वेस्ट पंजाब कंट्री, सॉरी आई मीन टू से ये कंट्रीज़ नहीं है, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर, बालूचिस्तान, ये सारी जगहें हैं, टेरिटरीज़ हैं, ये हमारे कंट्री से बाहर थे जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। वेस्ट बंगाल या फिर ईस्ट बंगाल, इन सारे जगहों के अलावा, टेरिटरीज़ के अलावा और कौन सा प्लेस था? ईस्ट बंगाल था, जो हमारे कंट्री से अलग था जब हमारे कंट्री को आज़ादी मिल रही थी, ठीक है। सो इन चैप्टर 40 हम लोगों ने इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ ग्रेट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो पूरे ग्रेट रूलर्स थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस ग्रेट किंग ऑफ मैकडोनिया was a pupil of the philosopher Aristotle. He conquered Egypt and defeated Persia in order to extend his empire from Greece to India. His empire was short-lived. However, within 13 years of his death, the countries he had united became separated kingdoms again. Answer is Alexander the Great. अलेक्जेंडर के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो अलेक्जेंडर जो थे, ही वॉज ग्रेट किंग, वो मैकडोनिया के राजा थे, एंड वो फिलोसफर जो एरिस्टोटल थे उनके क्या थे? वो स्टूडेंट थे। प्यूपिल मतलब उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने इजिप्ट कॉन्कर किया, मतलब इजिप्ट को जीता, पर्शिया को डिफीट किया, ठीक है, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। वो विदिन 13 ईयर्स ऑफ हिज डेथ द कंट्री ही हैड यूनाइटेड बिकेम सेपरेट। उनके डेथ, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो गई, तो उनके डेथ के बाद 13 साल के बाद जितने भी कंट्री को उन्होंने जीता था और उन सबको इकट्ठे करके रखा था, यूनाइट करके रखा था, वो सारे एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस मंगोल किंग यूनाइटेड हिज पीपल टू मेक देम अ फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स. हिज आर्मी इन्वेड वास्ट एरियाज ऑफ चाइना, पर्शिया एंड रशिया. व्हेन ही डाइड इन 1227, he had the largest empire the world has ever known, stretching from Korea to the Black Sea. Answer is चंगेज़ खान, ठीक है। ये चंगेज़ खान जो थे, ही वॉज अ मंगोल किंग। मंगोल एक जाति है, तो वो मंगोल के किंग थे, एंड उन्होंने इतने सारे लोगों को यूनाइट करके रखा था ताकि वो एक जो ऐसी आर्मी फाइटिंग फोर्स बना पाए जिसको कोई डिफीट ना कर सके, ठीक है। ही इन्वेडेड वास्ट एरियाज, उन्होंने चाइना, पर्शिया, रशिया जैसे जगहों को इन्वेड किया था, मतलब जीता था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, दिस फेमस किंग ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया
reigned from 1792 to 1750 BC. He is remembered for being the first ruler in the world to put a code of laws, namely the Code of Hammurabi in writing. इनका नाम क्या था? हम्मुराबी. हम्मुराबी कहाँ के किंग थे? मेसोपोटामिया जो जगह है वहाँ के किंग थे. एंड इन्होंने मेसोपोटामिया में 1792 से लेके 1750 BC तक रूल किया था. ठीक है. ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर बीइंग द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड टू पुट कोड ऑफ लॉज. ये ऐसे पहले किंग थे, रूलर थे, जिन्होंने कोड ऑफ लॉ अप्लाई किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. This famous Roman statesman and general came to power in 60 BC as a part of Triumvirate or three-man ruling council. He conquered Gaul and invaded Britain. After a period in Egypt, he returned to Rome as a dictator. He was assassinated by conspirator and his name was Julius Caesar. जूलियस सीजर के बारे में आप एक कहानी पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में. तो वो कौन थे? आई मीन टू से ही वॉज अ फेमस रोमन स्टेटमैन एंड जनरल. ठीक है, वो रोम के जनरल थे एंड वो 60 BC में पार में थे. ठीक है, उनका जो पार था वो 60 BC में था. ही वॉज अ 3-man रूलिंग काउंसिल एंड ही कॉन्कर्ड. इन्होंने फ्रांस, जिसको पहले गॉल बोलते थे, और ब्रिटेन को इन्वेड किया था, जीता था. आफ्टर अ पीरियड इन इजिप्ट, कुछ टाइम इजिप्ट में रहने के बाद वो रोम वापस आ गए एज अ डिक्टेटर. ठीक है, और वहाँ पे ही वॉज असैसिनेटेड बाय कॉन्स्पिरेटर्स. असैसिनेटेड बाय कॉन्स्पिरेटर्स का मतलब कि जब वो वापस रोम आए एज अ डिक्टेटर, मतलब जब वो रोम को रूल करने आए वापस, तो बहुत सारे लोग जो उनके खुद अपने थे या फिर जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके क्लोज वन, वो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज, मतलब चाले चलने लगे, उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने लगे. एंड फाइनली ही डाइड एंड हिज नेम वॉज जूलियस सीजर. क्वेश्चन नंबर 5. This Mughal emperor was enthroned when he was only 13 years old. His reign lasted for 49 years. Although he could not read or write, yet he patronized art and learning. During his rule, the Mughal Empire reached the peak of its glory, and his name was Akbar the Great. अकबर के बारे में आप सब जानते हो. अकबर बहुत ही अच्छे राजा थे. उन्होंने अपनी राजगद्दी, अपनी किंगडम कब, मतलब वो राजा कब बने थे? जब वो 13 ईयर्स के थे. जब वो सिर्फ 13 साल के थे तभी वो मुग़ल एम्परर, मतलब मुग़ल शासक बन गए थे. वो एक मुग़ल किंग बन गए थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन शी वॉज 18 years old, she became the Queen of England. She ruled 63 years, and during her time, British Empire became the most powerful industrial and military nation in the world. Answer is Queen Victoria. क्वीन विक्टोरिया जब सिर्फ 18 ईयर्स की थी तभी वो इंग्लैंड की क्वीन बन गई थी, रानी बन गई थी. और वो 63 साल तक, मतलब 63 ईयर्स तक उन्होंने इंग्लैंड को रूल किया था. और इनके रूलिंग के टाइम में ब्रिटिश जो थे वो सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री नेशन थे पूरे वर्ल्ड में. ठीक है. Question number 7. This great Russian emperor tried to modernize Russia by importing customs and ideas from West European countries. He ruled from 1682 to 1721 and his methods were often extremely brutal and unpopular. His name was Peter the Great. पीटर द ग्रेट जो था वो एक रशियन एम्परर था, मतलब रशियन राजा था. और उन्होंने रशिया को मॉडर्नाइज, मतलब रशिया को थोड़ा उसमें चेंजेस लाने की, मॉडर्न बनाने की कोशिश की बाय अपने कुछ आइडियाज़ और कस्टम्स को इंपोर्ट करके. ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से. वो 1682 से 1721 तक रूल किया था. एंड उनके जो मेथड्स थे, राज करने का जो तरीका था, बहुत ही ब्रूटल और अनपॉपुलर था. मतलब बहुत ही वॉज नॉट अ गुड किंग, ही वॉज नॉट अ काइंड हार्टेड किंग. ओके. नाउ सी चैप्टर 42, 7 वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड. हम यहाँ पे हमारे एंशियंट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो 7 अजूबे हैं उनके बारे में जानेंगे. तो पहला है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आर एक्चुअली 3 in number. Contrary to common belief, only one of them, namely the Great Pyramid of Khufu, is at the top of the list of the wonders. तो ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है वो 3 है. ठीक है, पिरामिड्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पिक्चर में है, ये पिरामिड ऑफ गीज़ा है. और ये 3 पिरामिड्स हैं जिनमें कि सिर्फ एक पिरामिड जिसका नाम ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू है, उसका सबसे टॉप लिस्ट में नाम आता है आपके 7 वंडर्स में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन आर सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय नेब्यूसेजनर. ठीक है, नेब्यूसेजनर II, एंड ही वॉज द सन ऑफ
Nabopolassar of the Neo-Babylonian dynasty. Legend has it that Nebuchadnezzar too got these gardens built to please his wife. According to the recent researchers, these gardens were built by another personality. Can you write his name? Sennacherib. ठीक है. हैंगिंग गार्डन जो बेबीलोन एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो हैंगिंग गार्डन है वो बहुत ही फेमस है. वो भी हमारे एक 7वें अजूबे में से एक अजूबे में आता है. और इसको ऐसा कहा जाता है कि नेबूकदनेस्सर टू ने उनके जो बेटे थे नेबोप्लाशार, उन्होंने बनवाया था अपनी नेबूकदनेस्सर टू ने हैंगिंग गार्डन अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, जो पहले के लोग हैं लेजेंड्स हैं वो कहते हैं, उनके अनुसार हैंगिंग गार्डन जो था किसने बनवाया था? नेबूकदनेस्सर टू ने बनवाया था. ठीक है, अपनी बीवी को खुश करने के लिए. बट इसको एक्चुअली में सेनाहेरिब ने, जो इंसान है सेनाहेरिब नाम है उनका, उन्होंने बनाया था. ठीक है. और एक्चुअली जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, ताजमहल को बनवाया शाहजहां ने था, लेकिन उसको बनाने वाले जो थे वो कोई और थे ना, मेसन्स थे, मतलब जो मिस्त्रियों ने बनाया था उनको. ठीक है, लेकिन बनवाया किसने था? शाहजहां ने. तो सिमिलरली हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है उसको नेबूकदनेस्सर टू ने बनवाया था, लेकिन इसका ये गार्डन को मेनली बनाया किसने था? बनवाने वाला नेबूकदनेस्सर टू था. ठीक है, ऑर्डर करके, लेकिन बनाने वाला कौन था? सेनाहेरिब. अगर आपको इस पार्ट में कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टैचू ऑफ जेओस एट ओलंपिया. ये भी हमारा एक 7 वंडर्स में से है, द स्टैचू ऑफ जेओस. ठीक है, हैज़ अ फिगर ऑफ विक्ट्री इन हिज हैंड. स्टैचू ऑफ जेओस जो है उसमें एक फिगर ऑफ विक्ट्री है उसके हाथ में. दिस फिगर इज मेड अप ऑफ आइवरी एंड गोल्ड. ये जो फिगर है एक गोल्ड का और आइवरी का बना हुआ है. This is the statue of the god in whose honor some games were played in the ancient time. These games were very popular and were even played today. Can you name these games? Olympic games. Olympic games में आप देखना ना, जब भी ओलंपिक गेम्स होता है वहाँ पे स्टैचू ऑफ जेओस रहते हैं. मतलब एक हाथ होता है गोल्डन कलर का जो गोल्ड और आइवरी से बना हुआ है. ठीक है, वो एक विक्ट्री का साइन है ना. तो ये ओलंपिक गेम्स में जब हम खेलते हैं तो वहाँ पे आपको ये स्टैचू ऑफ जेओस एट ओलंपिया दिखेगा. और ये भी एक हमारा 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड का आता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफ्यूसस. आर्टेमिस ऑफ एफ्यूसस टेम्पल जो है स्टैंड करता है एंशिएंट सिटी ऑफ एफ्यूसस में, लोकेटेड नियर द मॉडर्न टाउन ऑफ सेल्क्यू. ठीक है. The foundation of the temple dates back to the 7th century BC, but the structure that earned a spot in the list of wonders was built around 550 BC. Name the Greek architect who designed this temple. The temple of Artemis in Ephesus, ये भी एक हमारे 7 wonders का पार्ट है. ठीक है, एंड इसको डिज़ाइन किया था ग्रीक आर्किटेक्ट ने जिनका नाम है चेरिस फेरोन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द mausoleum at Halicarnassus. It is one of the wonders built by King Mesaulius of Caria. The project was conceived by his wife and sister Artemisia. ठीक है. Can you say when the mausoleum was completed? Around 350 BC. ये जो mausoleum था at Halicarnassus जगह का नाम है. ठीक है, ये भी एक हमारा 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड का हिस्सा है. इसको किंग मेसोलस ऑफ केरिया ने बनवाया था, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था, इस मेज़ोलियम को बनाने का जो प्रोजेक्ट था, इसकी शुरुआत उनकी वाइफ एंड उनकी बहन एटिमेसिया ने किया था और ये अराउंड 350 BC तक बन चुका था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज Colossus of Rhodes. Colossus of Rhodes was a symbol of unity of the people who lived in a beautiful Mediterranean island of Rhodes. Mediterranean Sea के बारे में आप जानते हो, सुने हो ना. तो ये मेडिटेरेनियन के आइलैंड मेडिटेरियन आइलैंड रोड्स में, रोड्स RHODES ये जगह का नाम है, कंफ्यूज मत होना. तो रोड्स में जो मेडिटेरेनियन आइलैंड है वहाँ पे ये कॉलोसस ऑफ रोड्स
एक सिंबल के रूप में लोग यूज़ करते थे, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता के सिंबल के रूप में ये इसको यूज़ करते थे, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलोसस टुक 12 ईयर्स, इसको बनाने में 12 साल लगे थे, ठीक है। कोलोसस वॉज ब्रोकन एट इट नीज, कैन यू टेल द नेम ऑफ द डिजास्टर। एक अर्थक्वेक में जब एक बार भूकंप आया तो ये कोलोसस टूट गया था। Now question number 7. The lighthouse of Alexandria is one of the 7 wonders of the ancient world. For the sailors, it ensured the safe return to the great harbor. The son of Dexiphanes and Cnidian dedicated this to the savior gods on behalf of those who sail the seas. What was the name of the son? Sostratus. सोस्ट्रैटस जो थे, ठीक है, उन्होंने ये लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया जो है उसको बनवाया था, सो दैट रात के टाइम में जो भी सेलर्स, जो भी शिप्स सी में सेल करते हैं, उनको रास्ता ईजिली दिख पाए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लास्ट चैप्टर 43, दैट इज फोर्ट्स ऑफ इंडिया। पीछे जो पढ़ा था ना वो 7 वंडर्स थे हमारे पूरे वर्ल्ड का। अब हम अपने इंडिया में जो कुछ फोर्ट्स हैं, जो कुछ किले हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, दिस फोर्ट सिटी ऑन अ स्टीप granite hill in Andhra Pradesh was once a capital of the Qutub Shahi kings. The history of this fort dates back to the early 13th century. इसको कौन सा फोर्ट कहते हैं? गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। ये जो था फोर्ट सिटी ऑन अ स्टीप ग्रेनाइट हिल, ये ग्रेनाइट हिल इन आंध्र प्रदेश में है एंड इसका कैपिटल है, ये कभी कुतुब शाही किंग्स के कैपिटल के रूप में जाना जाता था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन अ हिल टॉप बाय राजा मान सिंह तोमर। ग्वालियर फोर्ट जो था इसको राजा मान सिंह ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसलमेर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जैसलमेर फोर्ट। दिस फोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फोर्ट्स विच इज़ स्टिल पॉपुलेटेड एंड सिचुएटेड। जैसलमेर फोर्ट में आज भी बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका श्रृंगापट्टनम फोर्ट। श्रृंगापट्टनम फोर्ट ये रिवर कावेरी के पास है एंड इसको लेटर बाद में टीपू सुल्तान ने मतलब रेनोवेट कराया था, मतलब इसकी मरम्मत कराई थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर गुलबर्गा फोर्ट। गुलबर्गा फोर्ट जो है, जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन दिस फोर्ट। गुलबर्गा फोर्ट में ही जामा मस्जिद जो है सो बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस फोर्ट वॉज रीबिल्ड बाय अकबर व्हेन ही टुक इट ओवर फ्रॉम लोदीज। आगरा फोर्ट को दोबारा अकबर ने बनवाया था जब उन्होंने लोदीज से इसको छीना था, ठीक है। 7th है, दिस फोर्ट वॉज बिल्ड इन 1187 बाय यादव किंग। उसको हम दौलताबाद फोर्ट बोलते हैं। दौलताबाद फोर्ट को यादवा के जो किंग थे उन लोगों ने बनाया था। Now question number 8, this fort now stands at a place where once the capital of Pandavs, the original city of Delhi was situated. पुराना किला जो है एक समय पे पांडवास के कैपिटल हुआ करते थे। Now question number 9, it is situated at Bundi, the capital of a major princely state during the heydays of the Rajputs, that is Taragarh fort. जब राजपूत के रूलिंग टाइम चल रही थी, रूलिंग पीरियड चल रही थी, तब ये तारागढ़ फोर्ट को बनाया गया है और ये बूंदी में बना है, बूंदी एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। दिस इज़ विल्योर जला दुर्ग। ये मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। दिस फोर्ट इज़ अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ वाटर फोर्ट। इसको हम विल्योर जला दुर्ग बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस इतना ही था। एंड अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, हम ऑनलाइन क्लास में आई क्लियर इट आउट। प्लीज़ नोट डाउन योर डाउट्स एंड क्लियर इट इन योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।